इजराइल में ईरान की मिसाइलों ने जमकर बारूद बरसाया, बम वर्षा की। इतना ने इजराइल पर ईरान के हमले की पहली तस्वीर सामने आई है। ईरान ने एक एक कर इजराइल पर ताबड़तोड़ कई हमले किए थे, एक के बाद एक। ये इतने खौफनाक हमले यहाँ पर किए गए जिसने ये बता दिया कि अब स्थिति और कितनी खतरनाक होने वाली है, क्योंकि इजराइल ने कह दिया है वो मुंह तोड़ जवाब देगा, जल्द जवाब देगा। इजरायली सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। दावा किया जा रहा है कि इस हमले के लिए ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था। सबसे बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया के पास। ये वो मिसाइल है जिसे लॉन्च किया गया था और ऐसी तकरीबन 180 से ज्यादा मिसाइलें बताई जा रही हैं जिन्हें लॉन्च किया गया था। आप ये समझिए कि युद्ध का नियम ये कहता है कि रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं किया जाएगा, लेकिन ईरान ने जब हमला किया है तो आप जो तस्वीरें देखेंगे, जो तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है, वहां लोग भागते दौड़ते अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि रिहायशी इलाके पर हमला किया गया। 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई है और अब इजराइल ने साफ तौर पर कह दिया है कि आपने शुरुआत की है, अब खत्म हम करेंगे। और इजराइल पूरी तरीके से प्लान बनाकर बैठा, कई बड़ी बैठकों का दौर फिलहाल चल रहा है सबीना। और आप इस मिसाइल अटैक के जरिए समझिए वो ईरान जो सीधे सीधे युद्ध के मैदान में कूदने से बच रहा था, जो हमास, हिजबुल्ला, हूथी के लड़ाकों के पीछे आकर युद्ध लड़ रहा था, बयानबाजी यहां पर कर रहा था, वो अब फ्रंट पर आ चुका है। अब उसने एक के बाद एक 200 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी हैं, जिन पर हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल है, जिसके जरिए इजराइल पर हमला किया गया है। यानी कि ईरान अब सामने है, खुले तौर पर वो आ चुका है ये बताने के लिए कि युद्ध अब आमने सामने से होने वाला है, और साथ ही इजराइल भी अब इसके जवाब के लिए तैयार बैठा है। और बड़ी खबर, ईरान ने इजराइल पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, क्योंकि इससे पहले भी हमले हो चुके हैं, लेकिन 200 से ज्यादा मिसाइल अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि ईरान बिल्कुल सामने है पूरी दुनिया के। हालांकि 7 अक्टूबर एक साल पहले जब हमला किया गया था गाजा की तरफ से इजराइल पर, तब ठीक उसके एक दिन बाद 24 घंटे के बाद 8 अक्टूबर को हिजबुल्ला ने भी अपनी तरफ से यह पेशकश की थी, हमला किया गया था इजराइल के ऊपर। लेकिन अब आप समझिए कि ईरान की तरफ से इजराइल पर करीबन 200 मिसाइलें दागी गई है। सबसे बड़ा हमला यह किया गया है और इससे पश्चिमी एशिया में तनाव काफी बढ़ गया है, क्योंकि जब भी किसी मोर्चे पर युद्ध की शुरुआत होती है तो सिर्फ 2 देशों में युद्ध नहीं होता, 2 सरकारों में युद्ध नहीं होता, युद्ध का असर पूरी दुनिया पर देखने को मिलता है। और यही वजह है कि जब ईरान की तरफ से अब हमला किया गया है तो कच्चे तेल की कीमतों में 4% का बढ़ावा हो चुका है। और जिस कच्चे तेल का जिक्र यहां पर मेरी सहयोगी अनुपमा कम कर भी रही है, ईरान की वो सबसे बड़ी ताकत रही है, और अब इजराइल भी जानता है कि उसका टारगेट किस तरह से वो कच्चे तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, जिस पर अगर इजराइल ने निशाना साध लिया तो यकीन मानिए ईरान की कमर टूटते हुए देर नहीं लगेगी। यानी कि वो आर्थिक अर्थव्यवस्था जो उसकी सबसे बड़ी मजबूती है वो ध्वस्त हो जाएगी। तो इजरायली सेना के मुताबिक ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। बैलिस्टिक मिसाइल कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं है। इससे पहले रशिया यूक्रेन युद्ध, इजराइल और गाजा का युद्ध, उस वक्त भी आपको याद होगा बैलिस्टिक मिसाइल का जिक्र किया गया था। हवा से जमीन की मारक क्षमता इसके अंदर है और यही वजह है कि जहां भी इस मिसाइल से हमला किया जाता है पूरी तरीके से बंजर हो जाती है जमीन। लेकिन देर रात इजराइल पर हुए हमले से जुड़ी हुई 8 तस्वीरें आपको दिखाता ताकि आप समझ सके स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। देखिए, पहले तो जमीनी स्तर पर युद्ध की आहट नजर आ रही थी, लेकिन अब ये दस्तक चौखट पर कुछ इस तरह से दे चुकी है। ईरान की तरफ से तेल अवीव पर एक के बाद एक मिसाइलों की बौछार कर दी गई, बम वर्षा यहां पर की गई, 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। पूरे इजराइल में हवाई हमले का सायरन भी बजने लगा, क्योंकि इजरायली सेना की ताकत भी किसी से छिपी नहीं है। इजरायली आर्मी का दमखम पूरा विश्व यहां पर मानता है। किस तरह से उसकी ताकत यहां पर उच्च स्तर की श्रेणी में आती है वो पूरी दुनिया ने देखी है। लेकिन वो ईरान जो पीछे से युद्ध लड़ रहा था, जो पीछे से कई राजनीतिक जो प्लानिंग है वो तैयार कर रहा था, वो आमने सामने आने के लिए तैयार हुआ नहीं है, बल्कि तैयार दिखाई दे रहा है।
और यही वजह है कि हम इसीलिए कह रहे हैं कि जब किसी भी युद्ध की शुरुआत होती है तो सबीना पूरी दुनिया दो धड़ों में बढ़ जाती है। कौन किसके साथ खड़ा है ये भी समझना जरूरी है, लेकिन लगातार बड़े अपडेट आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री जिनका इंतजार किया जा रहा था, बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। और बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा है कि ईरान को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। ये इजराइल दरअसल यूं ही नहीं कह रहा है, बेंजामिन यूं ही नहीं कह रहे हैं। वो जानते हैं कि अमेरिका का साथ उसके साथ है, वो जानते हैं ब्रिटेन का साथ उसके पास है, वो जानते हैं सऊदी अरब जैसे कई ऐसे देश हैं जिनका साथ उनके पास है। और उसकी खुद की आर्मी सैन्य ताकत भी वैश्विक स्तर पर डंके की चोट पर बता चुकी है कि किस तरह से वो किसी के सामने झुकती नहीं है। ऐसे में बहुत बड़ी चेतावनी। התמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו, ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת. तो नेतन्याहू की तरफ से क्लियर कट कह दिया गया है, हमला किया है तो अब तैयार रहे, क्योंकि बदला जब हम लेंगे तो नरसंहार होगा। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल के खिलाफ ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने पश्चिम में मौजूद अपनी सेना को अलर्ट पर कर दिया है। अमेरिका ने पहले ही कहा था इजराइल के साथ हम खड़े हैं, अपने मानवाधिकारों का, अपनी जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी का पूरा हक जो है वो इजराइल को है। सही कहा अनुपमा आपने कि अमेरिका ये पहले साफ कर चुका था और ये भी साफ किया था, ईरान अगर किसी तरह का हमला करता है तो अंजाम भुगतने होंगे, अंजाम भी गंभीर भुगतने होंगे। अमेरिका की तरफ से यह सख्त और साफ लहजे में कह दिया गया था। अमेरिका ने अब अपने सैनिकों से कहा है कि वो इजराइल की मदद करे और इसके लिए अमेरिका पहले से ही तैयार बैठा था। और अंदर खेमे यह खबर भी हमने आप तक पहुंचाई कि किस तरह से अमेरिका जानता था कि यह सुनियोजित है। उसके पास यह खबर आ चुकी थी कि अब इजराइल पर ईरान हमला कर सकता है, इसकी पूरी तैयारी ईरान की जमीन पर रची जा चुकी है। तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 की यह शुरुआत है? तस्वीरें तो इसी तरफ इशारा करती हैं, क्योंकि अब दो खेमे वैश्विक तौर पर यह बताएंगे कि किसका दमखम जमीनी स्तर पर सबसे ज्यादा है, फिर चाहे उसके लिए जमीन से लेकर आसमान से क्यों ना ताबड़तोड़ बम वर्षा करनी पड़े। अमेरिका ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, इजराइल की मदद के लिए किसी भी वक्त अमेरिकी सेना पहुंच सकती है। आपको याद भी होगा 2-3 दिन पहले भी एक जानकारी निकलकर सामने आई थी, अमेरिका ने इजराइल को यह हिंट दिया था 7 अक्टूबर को, क्योंकि वो 1 साल का दिन हो जाएगा जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे इजराइल ने हमास की जड़ों को खत्म किया, उनके कमांडर्स को खत्म किया, उनके तमाम जो बंकर्स थे उनको खत्म किया गया। और अब नसरल्ला की मौत के बाद जो है किस तरीके से भड़का हुआ ईरान है। लेकिन आपके लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि जब इस तरीके के युद्ध की शुरुआत होती है तो कौन सा देश किसके साथ खड़ा है। सबीना, सबसे पहले इजराइल की बात करें तो इजराइल के साथ सुपर पावर अमेरिका खड़ा हुआ है, क्योंकि अमेरिका की ताकत हर कोई जानता है कि उसे सुपर पावर क्यों कहा जाता है। आगे बढ़ते हुए जॉर्डन, यूएई और सऊदी अरब ने क्लियर कर दिया है कि हम इस युद्ध में इजराइल का साथ देंगे। और अब देखिए इजराइल के साथ ईरान के साथ कौन कौन से देश हैं, जिसकी वजह से पश्चिम एशिया में जारी ये दो सबसे बड़े संघर्ष जो हैं उन्होंने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है, फिक्रमंद कर दिया है। क्योंकि बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक साफ तौर पर यह चेतावनी दे चुके हैं, इस बात से आगाह कर चुके हैं कि यह संकट जो है पूरे मध्य पूर्व को अपनी गिरफ्त में ले सकता है, अपनी चपेट में ले सकता है। और जिस तरह से ईरान ने यह हमला किया है, ताबड़तोड़ बम वर्षा के जरिए 200 मिसाइलें दागी हैं, उसने 2 खेमों में बांट दिया है। पश्चिम एशिया के लिए यह बहुत बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ा संकट है। बिल्कुल, पश्चिम एशिया में देखिए युद्ध का एक और मोर्चा खुल चुका है। ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया, जो देर रात की हमने आपको तस्वीरें दिखाई। 4 तस्वीरों के जरिए देखिए आखिर दुनिया में किस तरीके की स्थिति बन गई है। अलग अलग देश अलग अलग देशों के साथ खड़े हैं, लेकिन जो फिलहाल 2 कटघरों की बात करें तो एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ इजराइल, दोनों ही मजबूत देश है। सबसे बड़ी बात है आर्मी की बात करें तो एक 13वें नंबर पर आता है, एक 17वें नंबर पर आता है, लेकिन उनके साथ जो
देश खड़े हैं, जो सपोर्ट में खड़े हैं, जो बैकअप प्लान के तौर पर खड़े हैं। एक के पास सुपर पावर है तो एक के पास जो है सेना की ताकत है। तो पश्चिम एशिया जो है इस वक्त संघर्ष भरी स्थिति से, तनाव भरी स्थिति से गुजर रहा है। इजरायल और अरब देशों के जो ऐतिहासिक संबंध रहे हैं वो पहले से ही तनावपूर्ण यहां पर रहे हैं, लेकिन एक और नई तस्वीर बनती बिगड़ती नजर आ रही है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक से पहले इजरायल के राजदूत का यह बड़ा बयान सामने आया है। इजरायल के राजदूत ने कहा ईरान को मिसाइल हमले का करारा जवाब मिलेगा। जो पहले बेंयामिन नेतन्याहू कह चुके हैं हमला किया गया, अब जवाबी कार्रवाई के लिए आप पूरी तरीके से तैयार रहिए। सुनिए क्या कुछ कहा राजदूत ने। I have called for an emergency session of the Security Council to convene as soon as possible to discuss this unprecedented attack and to issue a clear, unequivocal condemnation of Iran. Let me be very clear. We will defend our people. We will act. Iran will soon feel the consequences of their actions. The response will be painful. तो ईरान के इजराइल पर हमले के बाद अमेरिकी वॉर रूम में बड़ी बैठक हुई है, क्योंकि अमेरिका पहले ही कह चुका है हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं और अंजाम भुगतना होगा ईरान को, गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, जिसके चलते अमेरिकी सेना भी अप अलर्ट मोड पर है और इमरजेंसी बैठकों का दौर भी वहां पर शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने सभी कार्यक्रमों को इसी बाबत रद्द भी कर दिया। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम से हमले की निगरानी की गई है। अमेरिका ने कहा वो इजराइल की मदद के लिए तैयार है, ईरान को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और अमेरिका ने यह भी क्लियर कर दिया है कि हमारी सेना तैयार है, जैसे ही इजराइल की तरफ से आदेश दिया जाता है हमारी सेना ग्राउंड पर उतरने के लिए भी तैयार है। सुपर पावर जिसे कहता है सबसे ताकतवर देश अमेरिका, अब वो अगर युद्ध के बीच में कूद पड़ा है और साथ दे रहा है इजराइल का, तो समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि ईरान और इजराइल में आखिर किसका पलड़ा ज्यादा भारी है। सबीना देखिए, इस वक्त पश्चिम एशिया के कई देश जो हैं युद्ध के मोर्चे में आमने सामने हैं, बड़े संघर्ष को, बड़ी चुनौतियों को, बड़ी तबाही के मंजर को झेल रहे हैं। और साथ ही साथ कहा जा सकता है इजराइल जिसका पहला निशाना हमास, फिर हिजबुल्ला, अब हूती है, और ऐसे में ईरान भी जो पीछे से लड़ रहा था, बैकफुट पर लड़ रहा था, अब सामने आ चुका है। तो इजराइल पर ईरान के हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान सामने आया, उनका भी इंतजार था कि आखिर जो बाइडेन इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहते हैं। तो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका और अमेरिका की सेना इजराइल के साथ खड़ी हुई है और ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया वो पूरी तरह से नाकाम रहा, फेल रहा। तो बहुत बड़ी बात यहां पर जो बाइडेन की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा इजराइल पर ईरान का हमला फेल था, जबकि ईरान तो इस बात की खुशी मना रहे कि हमने जो है मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। एक बार सुन लीजिए जो बाइडेन क्या कुछ कह रहे हैं। The United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and the U.S. military. It's also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. तो पश्चिम एशिया में जिस तरह से तनाव बढ़ रहा था, उसके बाद यही सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या अब इस मोर्चे पर एक और महाजंग, महायुद्ध छिड़ने वाली है। इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, इजराइल पर ईरान के इस हमले के बाद आतंकी संगठन हमास का पहला बयान सामने आया। वही हमास जिसे धीरे धीरे जो इजराइल ने खत्म किया, वही हमास जिसकी जड़ों को खत्म किया गया इजराइल की तरफ से, और अब हिजबुल्लाह को खत्म करने की बारी है। हमास ने ईरान के हमले की प्रशंसा की है। फिलिस्तीन से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर लोग जश्न मनाते हुए नजर आए, क्योंकि ईरान ने इजराइल पर हमला किया। करीबन 180 से ज्यादा जो है वो रॉकेट दागे गए हैं। और इसी बीच ये हमले की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ईरान ने एक तरफ मिसाइल दागी तो दूसरी तरफ हमास ने इस बात की खुशी जाहिर की और कहते हुए नजर आए कि ये बहुत ही अच्छा हुआ। ईरान के हमले की प्रशंसा की है हमास ने। देखिए, इजराइल कई मोर्चों पर इस वक्त युद्ध लड़ रहा है, जिसमें से उसका निशाना हमास
हमास यहां पर जब बना तो मकसद यही था कि हमास के एक एक टॉप कमांडर का खात्मा यहां पर किया जाए, उन लीडर्स का खात्मा किया जाए जो कि हमास की मजबूत कमर है, रीढ़ की हड्डी है। ऐसे में इजराइल ने एक एक करके जब इनका खात्मा किया तो उसके बाद हिजबुल्लाह निशाने पर आया और निशाने पर आया नसरल्लाह। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की भी बात कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी सेना को इजराइल की मदद के निर्देश दिए हैं। आपको हम ग्राफिक्स जरिए एक बार ये बताते हैं कि पश्चिमी एशिया में अमेरिका की सेना आखिर कहां-कहां मौजूद है जिससे इजराइल को फायदा होने वाला है। तो अमेरिकी सेना की मौजूदगी के आंकड़े इस वक्त आपके सामने। टर्की का जिक्र करें तो 1465, वहीं सीरिया का जिक्र करें तो ये 800 की तादाद में है, और साथ ही साथ इराक 2500, जॉर्डन 3000। सऊदी अरब की बात करें 2700 अमेरिकी सैनिक तैनात है, यूएई 3500, कतर 10,000 अमेरिकी वहां पर मिडिल ईस्ट में तैनात है। ये मिडिल ईस्ट का भाग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि युद्ध का क्षेत्र तो ये है, लेकिन यहां पर अमेरिकी सेना कितनी तैनात है, क्योंकि जहां जहां अमेरिका की सेना तैनात है वहां के सैनिक जो है वो इजराइल की मदद करते हुए नजर आएंगे और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा सीधे सीधे ईरान को। और यही वजह है मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तैनाती बहुत ज्यादा ताकतवर बनाती है इजराइल को इस पूरे युद्ध के दौरान। देखिए, पिछले 7 अक्टूबर 2023 को पश्चिम एशिया में जब युद्ध छिड़ा उसके बाद से ही हिजबुल्लाह के जो चीफ यहां पर था हसन नसरल्लाह, उसकी हत्या की पूरी प्लानिंग किस तरह से की जा रही थी, उसे खोजने की प्लानिंग की जा रही थी, उसके खात्मे की प्लानिंग की जा रही थी, जिस पर इजराइल को कामयाबी मिली और ईरान की बौखलाहट कई गुना यहां पर बढ़ गई। और यही वजह है कि आपने ये तो समझ लिया कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तैनाती है, लेकिन एक और अपडेट आपको बता दें, इजराइल पर हमले के बाद अब ब्रिटेन का बड़ा बयान सामने आया है। ब्रिटेन ने पहले भी कहा था हम इजराइल के साथ खड़े हैं। ब्रिटेन ने कहा कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। ब्रिटेन इजराइल के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। ब्रिटेन ने ईरान के हमले की यहां पर जमकर कड़ी निंदा भी की है कि ईरान को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन इसके साथ साथ यह भी बता दिया कि उसका साथ पूरी तरह से इजराइल के साथ है। और ब्रिटेन की सैन्य शक्तियों की भी आप बात करें तो यह बात हर कोई जानता है कि अमेरिका के अलावा ब्रिटेन भी उन सैन्य शक्तियों में से शामिल है जिससे दुनिया के तमाम देश थर-थर कांपते हैं। और अब ब्रिटेन ने क्लियर कर दिया, आपको इससे पहले भी याद होगा कि जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी पीएम ऋषि सुनक ने खुद इस बात का जिक्र किया था, आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और आज भी उन्होंने इस बात को लेकर कहा है कि ईरान को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है और हम जो है फिलहाल माफ कीजिएगा, इजराइल को जो अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है, हम इजराइल के साथ खड़े हैं। Regime has launched over 200 ballistic missiles at civilian targets in Israel. It's too soon to assess the impact fully, but I utterly condemn this attempt by the Iranian regime to harm innocent Israelis, to escalate this incredibly dangerous situation and push the region ever closer to the brink. It cannot be tolerated. We stand with Israel and we recognize her right to self-defense in the face of this aggression. Iran must stop these attacks. और देखिए, ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइल दागने का, फ्रंट पर आकर यह हमला करने का फैसला यूं ही नहीं लिया है। पहले हमास को इजराइल ने भारी नुकसान पहुंचाया और जैसे ही हिजबुल्लाह के चीफ को, उसके कमांडर को, उसके सरगना का खात्मा यहां पर इजराइल के जरिए किया गया, ईरान समझ गया कि उसका जो प्रभाव है, उसका जो दबदबा है, उसे बहुत बड़ा झटका लगा है। और यही वजह है कि अब जो है ईरान ने पहली बार खुले तौर पर युद्ध की शुरुआत कर दी है। देखिए, अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हुआ तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये आपको ग्राफिक्स जरिए समझा रखे हैं। तो आप समझिए, ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वो सैन्य ताकत है जो ये बताएगी कि युद्ध के मोर्चे पर जब दोनों जमीन पर उतरेंगे, आमने सामने होंगे, तो किस तरह से खतरनाक हमला होगा। इजराइल का F-35 यानी कि वो जेट जो कि अपने टारगेट पर जब निशाना साधता है तो अचूक माना जाता है।
इतना ही नहीं, किसके पास कितने F-35 है इसका भी जिक्र करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि F-35 फाइटर जेट की आपने ये तो जान ली खूबियां क्या है, किस तरीके से आसमान में अदृश्य हो जाता है, आसमान से जमीन पर हमला कर देता है। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें, 500 फाइटर जेट F-35 उसके पास मौजूद है, इजराइल के पास 39 यानी कि 39 मौजूद है। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो हो जाएंगे 535, और यही वजह है कि बहुत बड़ी क्षमता जो है सबीना इसे कहा जा रहा है। और यही युद्ध की वो हदें हैं जो अब पार होती हुई नजर आती है। इस बीच बड़ी खबर, इजराइल पर हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई का बड़ा दावा सामने आया है। देखिए दावा क्या है ये बताते हैं, साथ ही खामनेई का इसमें क्या रोल है वो भी बताएंगे। खामनेई ने इजराइल पर हमले की जीत को सत्य की जीत बताया है। ये वही खामनेई है जिसे अब ईरान छिपा रहा है, क्योंकि ईरान जानता है नसरल्लाह के बाद इजराइल का अगर कोई अगला निशाना हो सकता है तो खामनेई हो सकता है, और खामनेई का खात्मा तो इजराइल को पूरी तरह से कामयाबी देगा और साथ ही ईरान को पूरी तरह से तोड़कर रख सकता है। आप इसी से समझ लीजिए कि खामनेई को कल देर रात पहले जब हमला किया गया ईरान की तरफ से, उससे पहले ही एक सेफ हाउस में पहुंचा दिया गया, क्योंकि ये बात बहुत अच्छे से ईरान जानता है कि अब अगर कोई अगला टारगेट है तो वो खामनेई है। और यही वजह है कि किसी सेफ हाउस में छिपाने की जानकारी जो है वो मिल रही है खामनेई के लिए। और साथ ही साथ ईरान का जो हमला यहां पर सामने आया इजराइल के ऊपर, इसके बाद इजराइल की डिफेंस फोर्स का यानी कि IDF का बड़ा बयान सामने आया कि इजराइल की डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा गया कि हमारा ऑपरेशन प्लान तैयार है, हम लोग तय करेंगे कि कब जवाब दे। हालांकि कहा तो यही जा रहा था कि कल देर रात जब हमला किया गया तो शायद कल ही जो है जवाब इजराइल की तरफ से दिया जाएगा, लेकिन IDF ने क्लियर कर दिया है हमारा ऑपरेशन तैयार है, हम तय करेंगे कि आखिर जवाब कब देना है। Iran's attack is a severe and dangerous escalation. There will be consequences. Our operational plans are ready. We will respond wherever, whenever, and however we choose, in accordance with the directive of the government of Israel. तो साफ तौर पर IDF ने कह दिया कि देखिए हम तो तैयार है, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हम कब जवाबी कार्रवाई करेंगे, लेकिन बहुत जल्द करेंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, इजराइल पर हमले के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने तेहरान में एक बहुत बड़ी बैठक की है। और ईरान के राष्ट्रपति ने नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी आयोग के अधिकारियों के साथ ये एक बेहद खास बड़े लेवल की बैठक यहां पर की है। देखिए ईरान हो या फिर इजराइल हो, हालात जो हैं वो बाकी देशों के लिए भी तनावपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि युद्ध जब होता है तो महज दो देशों में नहीं होता, दो खेमों में होता है। और वैश्विक तौर से ईरान और इजराइल को अलग अलग महाशक्तिशाली देशों का जो साथ है वो मिला हुआ है, जिसका आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, भौगोलिक तौर पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए पश्चिम एशिया में इस वक्त हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। बीच का रास्ता क्या निकलेगा फिलहाल तो दूर दूर तक नजर नहीं आता, क्योंकि धमकी, चेतावनी लगातार अब जारी है। और बिल्कुल जब इस तरीके के युद्ध होते हैं तो सिर्फ दो खेमों में युद्ध नहीं होता, दो सेनाओं में युद्ध नहीं होता, वहां की आम जनता जो है वो सबसे ज्यादा सफर करती है। और इसीलिए भारत का स्टैंड इस बात को लेकर क्लियर है कि मानवाधिकार कानून की बात करनी चाहिए जब आप युद्ध या युद्ध की प्रतिक्रिया की बात करते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दावा है कि इजराइल पर हमले के लिए ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। देखिए इजराइल के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, कई और देशों के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिनमें जापान भी एक है। लेकिन इस बीच जिस तरह से यह हमला किया गया है, ताबड़तोड़ हमले पहले ईरान की तरफ से किए गए, यानी कि 200 से ज्यादा मिसाइलों का दागना अपने आप में बताता है कि ईरान ने यह तय कर लिया था, हिजबुल्लाह के चीफ कमांडर, उसके सरगना नसरल्लाह की मौत के बाद, कि अब उसे पीछे रहकर नहीं बल्कि फ्रंट पर आकर यह लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि उसका प्रभाव पिछले काफी वक्त से कम होता चला गया था। और देखिए ईरान ने किस तरह से हाइपरसोनिक मिसाइल का यहां पर इस्तेमाल किया है। देर रात यह इस्तेमाल किया गया, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जो यह बताने के लिए काफी है कि पश्चिम एशिया में किस तरह से तनाव भरी स्थिति है, संघर्ष भरी स्थिति है, और अब अंदर खेमे बड़ी रणनीति युद्ध के मोर्चे पर खुद को कामयाब करने की।
तो हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इससे पहले रशिया यूक्रेन युद्ध या फिर इजराइल और गाजा के बीच युद्ध जिस तरीके से छिड़ा था, उसमें भी हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान ने एक बार फिर से इजराइल को धमकी देती है। देर रात 150 से ज्यादा मिसाइल जो है लॉन्च की गई है, लेकिन अब ईरान ने एक बार फिर से धमकी दी और कहा है एक और बहुत बड़ा हमला किया जाएगा। देखिए, अब महज ये धमकी से भी कई गुना आगे बढ़ गया है, क्योंकि धमकियों का दौर पिछले काफी वक्त से चल रहा था। लग रहा था कि ये जुबानी तौर पर हो रहा है, इजराइल की तरफ से हमले होते रहेंगे, ईरान यूं ही हूथी, हमास, हिजबुल्लाह के लड़ाकों के कंधों पर बंदूक रखकर अपनी धाएं यहां करता रहेगा। लेकिन जिस तरह से ये हमला हुआ, उसने बता दिया कि ईरान जानता है अगर प्रभाव का ये दबदबा कायम रखना है तो मुकाबला अब आगे आकर करना होगा। और पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान ने सिर्फ बातें नहीं की हैं, ईरान की तरफ से हमला किया गया है। हालांकि आप समझिए, ईरान ने यह भी कह दिया इजराइल पर हमला तो अभी ट्रेलर था, हम इससे भी बड़ा हमला करेंगे। यानी कि आपने सुना होगा कि ये तो मात्र एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और कुछ ऐसी ही बातें करता हुआ ईरान नजर आ रहा है। लेकिन अब ईरान को यह भी समझना होगा कि सामने इजराइल है, और इजराइल भी कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है। उसकी सैन्य क्षमता भी जो है वो पूरी दुनिया जानती है, और उसके साथ खड़ा हुआ है सुपर पावर यानी कि अमेरिका। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के तलनोफ, नेवातिम, हाज़ेरिम बेस पर अटैक किया गया है। और इन्हीं बेस से इजराइल ने F-15 लॉन्च यहां पर किए थे। जानकारी आप तक पहुंचा दे कि मिसाइलों की ये बौछार आर्मी जो है, अगर इजराइल का जिक्र करें तो वो उन सबसे ताकतवर आर्मी में शुमार है, जिसका दमखम, जिसका लोहा पूरी दुनिया यहां पर मानती है। तो इन्हीं बेस से इजराइल ने F-15 जो है वो लॉन्च किया था, और यहीं पर हमला किया गया है। हालांकि ईरान तो इस बात की भी खुशी मना रहा है कि हमने मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया है। मोसाद सिक्योरिटी एजेंसी जो पूरी तरीके से बहुत ज्यादा एडवांस कही जाती है, खतरनाक कही जाती है इजराइल की, लेकिन अमेरिका ने दूसरी तरफ क्लियर कर दिया है जो हमले किए गए थे 95% जो है पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं। 3 बड़े बेस पर जो है इजराइल का हमला किया गया है, और ईरान ने इस बार सबसे पहले निशाना बनाया है रिहायशी इलाकों को, जिसके बाद अब इजराइल की तरफ से जब जवाबी कार्रवाई की जाएगी तो देखने वाली बात होगी कितना बड़ा हमला और कितना घातक हमला जो है अब इजराइल करेगा। क्योंकि मोसाद का जिक्र किया है, मोसाद दुनिया की सबसे खुफिया सीक्रेट एजेंसी है, जिसके हाथ में एक बार अगर काला चिट्ठा आ जाए उसके दुश्मन का, तो फिर उसका खात्मा तय माना जाता है। और इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ कमांडर हुसैन सलामी, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को इजराइल पर मिसाइल अटैक की पूरी जानकारी दी गई है, यानी कि एक एक डिटेल उनके पास तक पहुंचा दी गई है। इससे पहले वो बैठक भी करते हुए नजर आ रहे थे। नेशनल सिक्योरिटी फोर्स को लेकर जो है उन्होंने बैठक की है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 के बारे में जानकारी देते हुए इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के चीफ कमांडर हुसैन का एक वीडियो सामने आया, जिस बात का हमने जिक्र किया गया है। दरअसल ये वही ऑपरेशन है जिसे नाम दिया गया, और अब ईरान के राष्ट्रपति को इस पूरे हमले की जानकारी दी गई है कि कैसे हमला किया गया, कहां से टेक ऑफ मिसाइल की गई, कितना नुकसान इजराइल को हुआ है, और आने वाले समय में अब जब इजराइल हमला करेगा तो इसके परिणाम ईरान को किस तरीके से भुगतने होंगे, और क्या ईरान तैयार है। क्योंकि मोसाद का यहां पर जिक्र किया जा रहा है, और यह जिक्र होना लाजमी इसलिए है क्योंकि इजराइल ने यह सौंपी थी जिम्मेदारी अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को कि यह पता लगाए कि हसन नसरल्लाह आखिर किस ठिकाने पर छिपा हुआ है। और जब यह मालूम चला तो 60 फीट गहरी परत पर, पाताल पर, जहां पर छिपा बैठा था हसन नसरल्लाह, वहां को टारगेट किया गया और वहां पर दागी गई वो मिसाइल जिसके चपेट पर आकर वो मौत के घाट यहां पर उतार दिया गया था। 60 फीट यानी कि पाताल में छिपा हुआ था, और उसके बाद की स्थिति यहां दिखाई देती है। वहीं ईरान इजराइल युद्ध पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, हमले पर अमेरिकी रक्षा विभाग का बड़ा दावा सामने आया है। अमेरिकी रक्षा विभाग की तरफ से कहा गया है कि अमेरिकी नेवी ने 12 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें दागी हैं। ईरान की मिसाइलों को नष्ट करने के लिए यह दागी गई। अमेरिका पहले ही कह चुका है हम इजराइल के साथ कदम से कदम मिलाने
को तैयार है। हम इजराइल के साथ खड़े हैं, आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा, क्योंकि हमास हो या हिजबुल्लाह, ये वो दो आतंकवादी संगठन है जिसे अमेरिका पहले ही प्रतिबंधित कर चुका है। सिर्फ अमेरिका नहीं, कई देश इसे प्रतिबंधित कर चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच में अमेरिकी रक्षा विभाग का बड़ा बयान, जिसमें यह कहा गया अमेरिकी नेवी ने 12 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें दागी है, ईरान की मिसाइलों को नष्ट करने के लिए मिसाइलें दागी है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर यह अमेरिका ने क्लियर कर दिया है अपनी नेवी के जरिए कि ईरान ने अगर हमला किया तो इजराइल तो बाद में जवाब देगा, पहले जवाब देने के लिए, सामना करने के लिए अगर कोई खड़ा है तो वो है सबसे बड़ी सुपर पावर यानी कि अमेरिका। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है जब ईरान ने यह हमला किया है। ईरान इससे पहले अप्रैल में भी इजराइल पर हमला कर चुका था, लेकिन इजराइल ने उसको नाकाम कर दिया। अमेरिका की मदद लेकर, जॉर्डन की मदद लेकर, उन देशों की मदद लेकर जो उसके साथ कदम ताल करते हुए, कंधे से कंधा मिलाते हुए हर पल नजर आते थे। ऐसे में ईरान की तरफ से जो सैकड़ों मिसाइल दागी गई थी, ड्रोन दागी गई थी, उसे पूरी तरह से नाकाम कर दिया था। ये हम आपको इसी साल अप्रैल की बात बता रहे हैं। तब युद्ध जो है इतनी खतरनाक स्थिति में आता हुआ नजर नहीं आया था, लेकिन जिस तरह से ईरान ने रातों रात 200 से ज्यादा मिसाइल दागी हैं, उसने पश्चिम एशिया में बेहद तनावपूर्ण स्थिति बना दी है। और पश्चिमी एशिया में जब तनावपूर्ण स्थिति बनी है तो ऐसे में अलग अलग देशों के बयान सामने आ रहे हैं। अब ईरान इजराइल युद्ध पर भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सामने आया। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात की है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा, हम 7 अक्टूबर की घटना को आतंकवादी हमला मानते हैं और किसी भी देश को कोई भी प्रतिक्रिया देते वक्त अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून यानी कि ह्यूमन राइट्स को बहुत ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, ये आज का हिंदुस्तान है, आज का भारत है। आज के भारत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो सिर्फ बोलता नहीं है, जब बोलता है तो पूरी दुनिया, पूरा विश्व उसे बेहद गौर से सुनता भी है, समझता भी है। We understand that Israel had a need to respond, but we also believe that any response by any country has to take into account international humanitarian law, that it must be careful about any damage or any implications for civilian populations, and that given what has happened in Gaza, it is important to have some kind of international humanitarian effort out there. And we are very much concerned at the possibility of a broadening of the conflict, not just what happened in Lebanon, but also, I referred earlier to the Houthis and the Red Sea. And, to some extent, anything that happens between Iran and Israel. और युद्ध जब होता है तो इसका असर भी दिखाई देता है। असर दिखते ज्यादा देर नहीं लगती है। ईरान इजराइल युद्ध का असर देखे सीधे सीधे कच्चे तेल की कीमतों में देखने को मिल रहा है। युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में 4% तक इजाफा हुआ है। अब आप ये बहुत बड़ी खबर है, हर किसी शख्स के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब से सबसे ज्यादा कच्चे तेल का आयात और निर्यात किया जाता है और यही वजह है कि 4% तक कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं। यानी कि अब आप ये मत समझिएगा कि आप जिस भी शहर या देश में बैठे इसका असर आप पर नहीं पड़ेगा, इसका असर भारत पर भी उतना ही पड़ेगा जितना असर ईरान, इजराइल, जॉर्डन या अमेरिका पर पड़ेगा। और आप समझिए कि ईरान सीधे सीधे युद्ध पर क्यों नहीं कूद रहा था। इसके पीछे की एक सबसे बड़ी वजह कच्चे तेल की है, क्योंकि ये ईरान की वो ताकत है जो आर्थिक तौर पर उसे सबसे पहले पायदान पर रखती है, सबसे बड़ी मजबूती देती है। वो भी जानता है कि इजराइल का टारगेट अगर उसका ये तेल टैंक हुआ तो कितना भारी नुकसान उसे भुगतना यहां पर होगा। और अर्थव्यवस्था को चोट लगती हुई जो है अब यहां पर नजर आ रही है, लेकिन इजराइल ईरान पर किसी भी वक्त एक बड़ा हमला कर सकता है। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। भारी कीमत यानी कि अब वो जवाब मिलेगा जो कई गुना ज्यादा खात्मे की तरफ इशारा कर रहा है। ये तो पहले इजराइल कह भी चुका था कि अगर आपकी तरफ से हमला किया गया तो याद रखिए युद्ध शुरू आप कर रहे हैं लेकिन खत्म हम करेंगे। और इजराइल ने ईरान को घेरने के लिए सबीना 4 फ्रंट खोल दिए हैं, जिसके लिए ये रिपोर्ट देखनी जरूरी है कि किस तरह से इजराइल की सेना में सबसे ज्यादा नसरल्लाह ब्रिगेड पर इस वक्त चर्चा हो रही है, जो ईरान के मोर्चे पर जाने के लिए तैयार भी है।
इजराइल को रोकने के लिए ईरान ने 4 फ्रंट से हमलों की तैयारी कर ली है। ईरान अब इजराइल को लेबनान में तीसरा बड़ा झटका देना चाहता है। लेबनान में हिजबुल्लाह, जिसे इजराइल के खिलाफ ईरान का दायां हाथ माना जा रहा है, उसकी लीडरशिप पर हमले के बाद ईरान के टारगेट पर सबसे बड़ा मकसद इजराइल से बदला है। ऐसे में क्या 2 शॉक खाने के बाद इजराइल तीसरे झटके के लिए तैयार है? इससे पहले वर्ष 2000 में इजराइल की बड़ी हार मानी गई, जब इजराइल की सेना को 18 साल बाद दक्षिण लेबनान पर किया कब्जा छोड़ना पड़ा। 6 साल बाद 2006 में इजराइल की करारी हार हुई, जब 2006 के युद्ध में इजराइल सीज फायर करने पर मजबूर हो गया। क्या अब 18 साल बाद 2024 में इजराइल को तीसरा बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि यही ईरान का सबसे बड़ा मकसद है। लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन नसरल्लाह की जिंदगी खत्म होने के बाद फाइनल हुआ है। ऐसे में इजराइल की रणनीति क्या है, ये सब जानना चाहते हैं, क्योंकि इजराइल 2 जंग एक तरह से हार गया था और अब लेबनान के खिलाफ तीसरे युद्ध में नेतन्याहू से ज्यादा इजराइल की सेना की इज्जत दांव पर लगी हुई है। क्या इस बार लेबनान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल कुछ नया करने जा रहा है? It's very similar in the sense that the Israelis start with artillery bombardment and by air and sea to try and weaken Hezbollah on the ground and destroy the infrastructure, and then they send the soldiers on the ground. So it's very similar, with the exception that this time that the senior leadership of Hezbollah is completely gone. It's assassinated, particularly their leader who was extremely well-spoken and who led the movement for the last 3 decades. So that's, I think, the major difference. लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन आसान नहीं होगा, ये बात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू भी जानते हैं। इसकी वजह है ईरान की तरफ से आने वाला 3rd डिग्री वाला हमला। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमास के हमले के बाद 1 साल बीत चुका है। इस वक्त नेतन्याहू और इजराइल 1-2 नहीं बल्कि कई मोर्चों पर लड़ रहे हैं। उनके सामने अब बस युद्ध है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। यही वो पूरे इजराइल को बताना चाहते हैं। आपने ट्रिपल एच के बारे में सुना होगा। इस वक्त इजराइल के लिए 3 नहीं बल्कि 4 एच बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। इन चारों एच के बारे में बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इन चारों एच को ईरान का पूरा समर्थन है। एच से हमास, एच से हिजबुल्लाह यानी लेबनान का मिलिशिया, एच से इराक का मिलिशिया हशद अल-शाबी, एच से हूती यानी यमन का विद्रोही गुट। यमन के हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर ऐलान किया है कि उसने इजराइल के जाफा इलाके में ड्रोन से हमला किया है। हूती तेल अवीव की जगह उससे जुड़े पुराने नाम जाफा का इस्तेमाल करते हैं। استهدف سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا। यमन के साथ ईरान है और इस वक्त पूरी दुनिया ईरान और इजराइल की डायरेक्ट टक्कर देख रही है। इजराइल के शहर टारगेट पर हैं। गजा में बमबारी के खिलाफ हिजबुल्लाह और हूती दोनों ने अपना हथियार गोदाम बंद नहीं किया है। कुल मिलाकर ईरान से दूर ही नेतन्याहू के लिए एक वॉर ट्रायंगल तैयार हो चुका है। नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में सबसे बड़ा कोना गजा में हमास का पूरी तरह खात्मा है। नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में दूसरा बड़ा कोना लेबनान में हिजबुल्लाह का अंत है, जबकि नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल का तीसरा सबसे खतरनाक कोना है सीरिया, जहां से इराक का मिलिशिया हशद अल-शाबी इजराइल के बॉर्डर तक पहुंच सकता है। ये तीनों जगह इजराइल के बॉर्डर से लगी हुई हैं और इजराइल इन्हें अपने खिलाफ सबसे बड़ा खतरा मानता है। हमास से शुरू हुई लड़ाई हिजबुल्लाह तक पहुंच चुकी है। क्या ये युद्ध यमन में हूती विद्रोहियों के बाद इराक और सीरिया तक भी पहुंचेगा? यानी इजराइल की सेना कई फ्रंट पर लड़ने को मजबूर हो जाएगी। इन सब में ईरान से टकराव उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। המלחמה הזאת מתאפיינת בזה שאנחנו לוחמים ב7 גזרות שונות, דבר שלא עשינו אף פעם. מעזה עבור ליהודה ושומרון, לבנון,
סוריה, תימן, עיראק ואיראן. ईरान ने 13 अप्रैल को इजराइल के नेवातिम एयरबेस को अपना सबसे बड़ा टारगेट बनाया था। तब ईरान ने सीरिया में अपने दूतावास पर हुए इजरायली हमले का बदला लिया था। ईरान ने दावा किया था कि 13 अप्रैल को उसकी 15 बड़ी मिसाइल नेवातिम एयरबेस पर गिरी। इस बार भी ईरान की तरफ से आने वाली काउंटर स्ट्राइक नेवातिम जैसे सैन्य अड्डों पर हो सकती है। ये बात इजराइल बहुत अच्छी तरह जानता है। अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लेबनान के करीब मंडरा रहे हैं। परमाणु ताकत से लैस ये कैरियर अपने दम पर एक साथ कई फ्रंट पर लड़ने के लिए भूमध्य सागर भेजे गए हैं। इसलिए लेबनान को डर सता रहा है। अमेरिका के सबसे बड़े बैटल ग्रुप में से एक यूएसएस ट्रूमन कैरियर और उसके साथ कई बड़े जहाज भूमध्य सागर के आसपास घूम रहे हैं। इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका का नया डिप्लॉयमेंट ऑर्डर हमास और हिजबुल्लाह को डराने के लिए जारी हुआ है। बाइडेन के ऑर्डर को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इजराइल और लेबनान का युद्ध गाजा पर बमबारी की तरह एक तरफा तो नहीं होगा, लेकिन इस जंग में गाजा से 10 गुना ज्यादा लोगों की जान जाने का खतरा है। वॉर जोन नंबर 1 देखिए। अमेरिका का कैरियर यूएसएस ट्रूमन भूमध्य सागर में तैनात रहेगा और वहीं से अमेरिका ऑपरेशन के लिए तैयार रहेगा। उसकी रेंज में लेबनान भी होगा, सीरिया भी होगा, तुर्की भी होगा और मिस्र के आसपास का इलाका भी होगा। यहीं से ये इजराइल के एयर स्पेस को सुरक्षित रखेगा। वॉर जोन नंबर 2 देखिए। अगर युद्ध तेज हुआ और इसमें ईरान दाखिल हुआ तो ईरान के करीब ओमान की खाड़ी में मौजूद यूएसएस अब्राहम लिंकन भी इजराइल को बचाने के लिए एक्टिव हो जाएगा। यानी अमेरिका ने इजराइल की मदद करने के लिए 2 बड़े वॉर जोन एक्टिव करने का फैसला किया है। ये बड़े बड़े जंगी जहाज न सिर्फ ईरान बल्कि रूस को भी इस इलाके से दूर रखना चाहते हैं। अमेरिका अपने सुपर पावर वाले स्टेटस का प्रदर्शन लगातार कर रहा है। अमेरिका के ये दोनों बेड़े अपने आप में किसी बड़ी नौसेना के बराबर हैं। इससे निपटना कई देशों के लिए मुश्किल हो जाएगा। यही मैसेज देने के लिए अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी फायर पावर इजराइल के करीब तैनात करने का फैसला किया। अमेरिका के एक कैरियर बैटल ग्रुप में क्या क्या होता है अब उसे समझिए। इसमें एक बड़ा सुपर कैरियर होता है जो 1 लाख टन का डिस्प्लेसमेंट पैदा करता है। इसमें 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं। इसमें तिकोंदेरोगा क्लास का मिसाइल क्रूजर होता है। इसमें आर्लसबर्ग क्लास के 4 मिसाइल डिस्ट्रॉयर होते हैं। ऐसे बेड़े के साथ रसद के लिए सप्लाई शिप भी रहते हैं। साथ में पानी के अंदर दुश्मन को रोकने के लिए एक परमाणु पनडुब्बी भी रहती है। कोई दुश्मन नहीं चाहेगा कि उसके सामने ऐसी चुनौती खड़ी हो जाए। यही भरोसा अमेरिका अब इजराइल को दिलाना चाहता है कि हमास के साथ हिजबुल्लाह, हूती और ईरान को रोकने के लिए उसने समुद्र में पूरी ताकत झोंकने का फैसला किया है। यहाँ से वो सीरिया और इराक में भी ऑपरेशन चला सकता है। इस वक्त तो उसका फोकस लेबनान है, जहां लेबनान और इजराइल के बीच अघोषित युद्ध जारी है। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने ये तो समझ लिया कि इजराइल पर हमला करना ईरान को कितना भारी पड़ सकता है, लेकिन इन सब के बीच में ईरान के विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा है कि ईरान की कार्रवाई खत्म हो गई है और अगर इजराइल की कार्रवाई सामने आई तो इसके परिणाम और भी खतरनाक होंगे। हालांकि पहले इजराइल कह चुका था कि देखिए अगर आपने हमला किया तो हम भी हमला करेंगे, लेकिन अब ईरान के विदेश मंत्री ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि ईरान की कार्रवाई अब तो खत्म हो चुकी है। जबकि दूसरी तरफ ईरान ने ये भी कह दिया है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अगर इजराइल की कार्रवाई की गई, इजराइल ने यानी कि जवाबी कार्रवाई की, तो इसके परिणाम और भी खतरनाक होंगे, क्योंकि ईरान जानता है कि इजराइल किसी भी कीमत पर अब चुप नहीं बैठेगा, खासतौर से ऐसे वक्त में जब इजराइल साफ साफ ये कह चुका है, संकेत नहीं बल्कि चेतावनी दे चुका है कि हम तैयार हैं, अब बस ये तय करेंगे कि जवाब कब देना है। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास का ये बयान भी सामने आ गया कि अगर इजराइल ने कार्रवाई की तो अंजाम खतरनाक होंगे।
और ईरान की तरफ से मिसाइलों की बौछार, बम वर्षा के बाद इजराइल में सायरन बजने लगे, जिसके बाद लोगों को महफूज करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, शेल्टर में जाने के लिए उन्हें कहा गया। इसी तरीके के आमतौर पर शेल्टर जो है बने हुए हैं, बंकर में लोग छिपे हुए नजर आए। इससे पहले रशिया यूक्रेन युद्ध में भी आपको याद होगा ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, लोग बंकर में छिपे हुए थे। और तेल अवीव में बंकर में छिपे इजरायली और भारतीय समुदाय के लोगों की ये तस्वीरें सामने आई है। हालांकि भारतीय समुदाय के लोगों को जो है पहले ही भारतीय उच्चायोग की तरफ से कह दिया गया था, जब युद्ध की स्थिति बनती हुई नजर आई थी, कि आप जो है जितना जल्द हो सके इजराइल से बाहर निकल जाए। लेकिन ये देखिए, अगर आप देखेंगे किसी के चेहरे पर जो है शिकन बहुत ज्यादा नहीं था, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि नेतन्याहू इसका बदला जरूर लेंगे। देखिए, 1 लाख से ज्यादा लोग पहले ही पलायन लेबनान से कर चुके हैं, जिनमें बताया गया कि किस तरह से ये बड़ा पलायन अब तक का सामने आया है। लेकिन ये 4 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से, देखिए जॉर्डन में तो जश्न यहां पर मनाया जा रहा है। ये तस्वीर भी अपने आप में है, क्योंकि जो हमला किया गया है ईरान की तरफ से इजराइल पर, बेहद खतरनाक 200 से ज्यादा मिसाइल एक के बाद एक बौछार इसकी यहां पर कर दी गई। और तेहरान में भी जश्न का माहौल है, क्योंकि इस वक्त जो है विश्व 2 खेमों में बटा हुआ है। ये वो 2 खेमे हैं जो एक ईरान के साथ हैं तो दूसरा इजराइल के साथ में है।